एक टाइम था जब स्टार उत्सव और स्टार प्लस मेरे जैसे हजारों बच्चों का फेवरेट चैनल हुआ करता था और इन पर बच्चों के लिए क्या कमाल के शो जाया करते थे यार। मुझे याद है स्कूल से आने के बाद सबसे पहला हमला टीवी रिमोट पर होता था और दोपहर के 3 बजे से स्टार उत्सव पर बच्चों के लिए शुरू होता था इन मैजिकल शोज का सिलसिला। सोनपरी, शरारत, शकला का बूम बूम, फिर कोई है और द लेजेंडरी हातिम। हातिम मेरे बचपन के वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक है। इसका टाइटल ट्रैक यार बिल्कुल मजा दिला देता था। इसके प्ले होते ही पूरे शरीर में ऊर्जा का संचालन होने लगता था, एड्रेनलिन पूरे पीक पर पहुंच जाती थी। इसे सुन के बिल्कुल ब्रेवरी वाली फीलिंग आने लगती थी और मेरे जैसा बददिमाग बच्चा आसपास से लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसे हातिम का तलवार और खुद को हातिम समझने लगता था। लॉन्ग एगो उस समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी का हमारे स्क्रीन्स को टेक ओवर करने से बहुत पहले, जब ना नेटफ्लिक्स होता था, ना स्मार्टफोन्स, ना ही पबजी, फ्री फायर, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का केवल एक ही जरिया था, टीवी। और सास बहू ड्रामाज और किचन पॉलिटिक्स से डोमिनेटेड उस एरा में हातिम ने कुछ डिफरेंट करने का दम दिखाया। इसने हमें एक कमाल की एडवेंचर से भरी जर्नी, डरावने विलन्स और एक ऐसा हीरो दिखाया जिसे किसी सुपर पावर्स की जरूरत नहीं थी, बस एक प्योर हार्ट और कभी हार ना मानने वाला जिगरा। ये शो 2003 में स्टार प्लस पर आया था, पर मैंने इसका रीटेलीकास्ट स्टार उत्सव पर देखा था, क्योंकि जब ये शो रिलीज हुआ था तब मेरी इस धरती पर उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। पर आज अगर हम इसे दोबारा देखें तो ऑब्वियसली कुछ चीजें आउटडेटेड लगेंगी, पर ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है और मेरे दिल में इस शो के प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि अगर तुम उस टाइम के आउटडेटेड वीएफएक्स के बियॉन्ड देखोगे तो हातिम में कुछ ऐसा था जो कि काफी मॉडर्न और बिग बजट शोज लैक करती है, जैसे कि प्योर सोल, वर्ल्ड बिल्डिंग, एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और कुछ अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स जैसे राहिल आजम एज हातिम। उन्होंने जो इस रोल में काम, कंपोज्ड और वो होती है ना नैतिकता, मतलब मॉडलिटी लाई थी जो बिल्कुल अनमैच्ड थी। उनके पास मॉडर्न सुपर हीरोज के जैसे बल्कि मसल्स नहीं थे, पर उनकी चाल ढाल, सूदिंग वॉइस और जिस तरह वो उस जादुई तलवार को कैरी करते थे, उससे वो उन्हें उस स्टोरी का बिल्कुल परफेक्ट प्रिंस बनाता था। और अभी भी अगर हम हातिम कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं तो राहिल सर का ही चेहरा याद आता है। हातिम के और भी कई शोज आए, पर उनमें से किसी का भी हातिम हमारे ओजी हातिम राहिल भाई का ऑरा मैच नहीं कर पाया। हातिम की बात आए और होबो का मेंशन ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉमेडी सुपरस्टार बनने से पहले किकू सारदा ने एक कमाल और लॉयल साइडकिक का रोल प्ले किया था, जिसे हम होबो के नाम से जानते हैं। होबो एक तरह से हम जैसे ऑडियंस का वॉइस था शो में। जब हातिम बिना डरे किसी खतरनाक सिचुएशन में घुस जाता था, तब वहाँ होबो खड़ा होकर वही बोलता था जो कि हम एज एन ऑडियंस सोच रहे होते थे। हातिम, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं, या चलो कुछ खा लेते हैं। हातिम और होबो की दोस्ती, उनके बैंटर इस शो के इमोशनल एंकर थे और मुझे वो एपिसोड तो बहुत ही पसंद आया था जिसमें होबो राक्षस बन जाता है और बच्चों को खाने लगता है। अब बात करते हैं जैस्मिन और लिली की। भाई मुझे पर्सनली ये दोनों बहुत इरिटेटिंग लगते थे, खासकर जब भी इस जैस्मिन का सीन आता था एक म्यूजिक पीछे डाल देते थे, जिसे सुन के मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा क्रिंज फील होने लगता था। सेम गोज फॉर लिली, अच्छे खासे शो में बस भसड़ मचाने आ जाते थे। हालांकि ये कैरेक्टर शो के स्टोरी लाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर स्टिल मुझे पर्सनली अनोइंग लगते थे। सॉरी। ये तो हुए हमारे गुड कैरेक्टर्स, पर हर लेजेंडरी स्टोरी को एक इक्वली लेजेंडरी विलन की भी जरूरत होती है। और भाई हातिम ने हमें दज्जाल जैसा एक आइकॉनिक विलन दिया, जिसे प्ले किया गया था लेट एक्टर निर्मल पांडे द्वारा। और भाई दज्जाल के साथ उसका राइट हैंड नजूमी, जो हमेशा अपनी जादुई शक्तियों और चालबाजी से हातिम के रास्ते में कांटे बोते रहता था। और तुमने नोटिस किया होगा कि नजूमी के एक्टर ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में गप्पू का भी रोल प्ले किया था। खैर हातिम में ढेर सारे विलेंस थे, पर दज्जाल कोई रेगुलर बैड गाय नहीं था। वो इस शो का मेन एंटेगनिस्ट था। उसकी डीप वॉइस, इवल लाफ, उसका वो डार्क गॉथिक किला जहां हर तरफ आग और काले पत्थर लगे होते थे। और हम दज्जाल के थीम म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बॉस थीम जो दज्जाल जैसे कैरेक्टर को परफेक्टली सूट करता था। दज्जाल का मकसद क्लियर था, पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, पर इसमें एक कैच है, उसे पूरी दुनिया पर रूल करने के लिए चाहिए थी एब्सोल्यूट पावर, जो उसे एक सुनैना नामक राजकुमारी से उसकी खुद की मर्जी से शादी करने के बाद ही प्राप्त होती। तो दज्जाल उन शक्तियों को पाने के लिए सुनैना के पैलेस में जाता है और वो उसे शादी करने के लिए फोर्स करता है। तब तक सुनैना का छोटा भाई सूरज आ जाता है और वो दज्जाल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन दज्जाल जैसे इवल लॉर्ड के सामने उसकी क्या ही चलती। दज्जाल ने तुरंत उसे पत्थर बना दिया और उसने राजकुमारी को कह दिया कि वो तब तक उसके भाई को वापस नॉर्मल नहीं करेगा जब तक वो उससे शादी करने के लिए ना मान जाए। और दज्जाल ने उसे 7 महीने का डेडलाइन दे दिया कि अगर वो उससे इस टाइम पीरियड के भीतर शादी करने के लिए नहीं मानती है तो उसका भाई
हमेशा के लिए पत्थर बना रह जाएगा। पर सुनैना को पता था कि अगर वो दज्जाल से शादी करने के लिए मान जाएगी तो पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी, इसलिए वो सबसे पावरफुल किंगडम यमन के शहजादे हातिम से मदद मांगती है। और भाई अपना हातिम मना थोड़ी करेगा। पर दज्जाल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक इवल लॉर्ड प्रिंस ऑफ डार्कनेस था। उसे मारने के लिए और हातिम के जर्नी में आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए लगेंगे स्पेशल एफर्ट्स और कुछ स्पेशल हथियार। इसलिए फरिस्तान के राजा जो कि जैस्मिन के पूज्य पिताजी थे, उसने हातिम को दिया एक जादुई तलवार जो हातिम को आने वाली सारी मुसीबतों से लड़ने में मदद करने वाला था। और भाई इस तलवार के साथ हातिम का ऑरा बिल्कुल अलग ही लेवल का था। जब भी लगता था हातिम और होबो का बैंड बजने वाला है, हातिम अपना स्वॉर्ड उठाता था और पीछे से हातिम का थीम हिट करता था। मजा आ जाता था यार। लेकिन दज्जाल को मार के सुनैना के भाई को वापस नॉर्मल करने के लिए केवल मैजिकल स्वॉर्ड काफी नहीं था। दज्जाल की शैतानी ताकतों का राज दुनिया के 7 कोनों में छुपे 7 सवाल में थे और उन शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए उन 7 सवालों के जवाब हातिम को ढूंढने थे। ये इस शो का सेंट्रल प्लॉट था और ये सेटअप प्योर जीनियस था। इसने पूरे शो को एपिसोडिक लेवल बाय लेवल वीडियो गेम की तरह बना दिया था। हर एक सवाल अपने आप में एक मूवी की तरह होता था जो कि 5 से 6 एपिसोड तक चलता था और हर सवाल का जवाब ढूंढने पर अच्छाई की शक्तियां बढ़ती और दज्जाल की शक्तियां कम होती जाती थी। उसी के साथ साथ राजकुमार सूरज भी वापस इंसान बनता जाता था। पर इन सवालों को सॉल्व करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर एक सवाल हातिम को एक बिल्कुल नई जियोग्राफी, नए कल्चर और नई मुसीबत में डाल देता था। 7 सवाल में अलग अलग एडवेंचर्स, एक से बढ़कर एक विलेंस और चैलेंजेस होते थे, वो भी बिल्कुल एक ग्रिपिंग स्टोरी के साथ। एक बार देख लिया तो बार बार देखने का मन होगा। भाई ये तो 7 सवालों का पहला सवाल बन गया। एक बार देखा है, बार बार देखने की हवस है। खैर मैं पूरी स्टोरी बता के मजा स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों ने इस शो को स्टार्ट से एंड तक ना देखा हो, या ये भी हो सकता है जिन लोगों ने बहुत टाइम पहले देख रखा हो वो स्टोरी भूल गए हो और स्पॉयलर्स देने के कारण मुझे गालियां देने लगे। तो अपना हातिम और उसका अंगरक्षक होबो एक के बाद एक सारी मुसीबतों से लड़ते हैं, या ये कह लो कितनी ही बार अपने आप को मौत के मुंह से बाहर निकालकर सवालों को हल करते हैं। और 6 सवाल हल करने के बाद हातिम की फाइनल डेस्टिनी होती है दज्जाल का कासल, जहां उसका और दज्जाल का घमासान होता है। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध चलता है और इस टाइम दज्जाल ऑलरेडी काफी वीक हो चुका होता है, क्योंकि हातिम ने 6 सवाल सॉल्व करके दज्जाल की लगभग सारी शैतानी शक्तियां खत्म कर दी थी। बस इससे ज्यादा मैं स्टोरी के बारे में और नहीं बता सकता। अल्टीमेटली हातिम सिर्फ 47 एपिसोड्स तक चला, जो आज के डेली सोप्स के हिसाब से बहुत कम है। पर उन 47 एपिसोड्स ने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा जो 2 डेकेड से भी ज्यादा टाइम से बना हुआ है और आने वाले कई सालों तक रहेगा। इसने प्रूव किया कि इंडियन क्रिएटर्स भी एक फैंटेसी स्टोरी टेलिंग को स्ट्रक्चरल डेप्थ के साथ सफलता पूर्वक पुल ऑफ कर सकते हैं। ये समझने के लिए कि हातिम उस टाइम इतनी ग्रैंड क्यों फील होती थी, हमें इसके पीछे के मास्टर माइंड्स को समझना होगा। ये शो सागर आर्ट्स द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने हमें रामायण और अलिफ लैला जैसे लेजेंडरी शो दिए थे। देखा जाए तो फैंटेसी और माइथोलॉजी उनके खून में थी, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, टीवी शोज बदल गए हैं, वीएफएक्स काफी मॉडर्न हो गए हैं। पर जो मजा उस टाइम पे स्कूल से आने के बाद शाम में हातिम के साथ उन 7 सवालों के आंसर्स ढूंढने में आता था, वो आज के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बिंज वॉच में भी नहीं मिलती। तो बस मित्रों, बोलने के लिए इतना ही था। अब इससे ज्यादा मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींच सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। लास्ट टाइम जब मैंने लाइक और सब्सक्राइब के लिए गिड़गिड़ाया था तो यूट्यूब ने उस वीडियो को कहीं रेकमेंड ही नहीं किया। और भाई कोई अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस आउट।